FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन। आज के FM लाइफलाइन कार्यक्रम में श्रोताओं, हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर परमप्रीत सिंह खरबंदा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, PGI चंडीगढ़। डॉक्टर खरबंदा, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दोसांझ जी। हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे कि एपिलेप्सी या मिर्गी क्या होता है और इसका किस तरह इलाज किया जा सकता है। श्रोताओं, हम आपके सवाल इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, वो आपके सवालों का उत्तर देंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल, अगर किसी को मिर्गी यानी एपिलेप्सी है और उसका सीजर या दौरा उसे पड़ता है, तो एक आम आदमी को पता कैसे चलता है कि हाँ, ये एपिलेप्टिक दौरा है? ऐसे जो दौरे पड़ते हैं, जो कॉमन है, जिसको हम जानते हैं, वो तो बड़ा क्लियर दिख जाता है। झटके लगते हैं, बेहोश हो जाता है, कई बार मुंह से झाग आती है, तो उसमें यूजुअली लोगों को मुश्किल नहीं होती पता करने की। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ दौरे ऐसे होते हैं, बीइंग एपिलेप्सी एक्सपर्ट, कि जिसमें ऐसा नहीं होता है। सिर्फ मरीज थोड़ी देर के लिए गुम हो सकता है या थोड़ा मुंह चला सकता है, जैसे कुछ चबा रहा हो, या एकदम से एक सिंगल झटका लग सकता है। मैं सारे तो नहीं बता पाऊंगा, कुछ ऐसे सिग्नल होते हैं। सो बेस्ट है कि जब डाउट हो तो आप खुल के हिस्ट्री बताएं मरीज जो है अपनी, कि किसी भी तरह की एबनॉर्मल मूवमेंट या कोई बेहोशी हल्की सी भी आती है, जो कि पूरा मिर्गी के बड़े दौरे जैसी नहीं है, वो भी बताना जरूरी है। डॉक्टर साहब, आम बाहर हम लोग जा रहे हैं, हमारे परिवार में भी अगर किसी बच्चे को या बड़े को छोटा सा दौरा पड़ता है या थोड़ी सी समय के लिए वो बेहोश हमें लगता है कि हो रहा है, तो क्या हम कैसे जान सकते हैं कि हाँ, ये एपिलेप्सी हो सकती है और इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कोई ऐसा लक्षण जो कि खास हो? जैसे मैंने बताया दौरे की डिस्क्रिप्शन, अगर ऐसा होता है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। मेरे हिसाब से नॉन एक्सपर्ट को एग्जैक्टली कहना मुश्किल होगा कि ये मिर्गी है कि वैसे है दौरा है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। सो जो मिर्गी रोग के विशेषज्ञ हैं या डॉक्टर जो देखते हैं, उनके पास जाके कई बार हमें भी मुश्किल होता है, पूरी इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। सो डिफिकल्ट है आम आदमी के लिए चेक करना कि मिर्गी का दौरा है कि दूसरे टाइप का दौरा है। सो बेस्ट यही है कि हम जब दौरा पड़े तो आके उसकी पूरी जांच कराएं, टेस्टिंग के बाद उसमें फिर आइडिया लग जाता है ये मिर्गी वाला दौरा है कि किसी और कारण है। डॉक्टर साहब, जब कोई ऐसा दौरा पड़ता है तो उस समय डॉक्टर तक पहुंचने से पहले क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल किया आपने, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी है और खासकर उसमें हमें कई मिर्गी के बारे में गलत धारणाएं भी हैं, है ना, कि जैसे पता नहीं कोई भूत प्रेत या कुछ ऐसा कुछ है, तो वो धारणाएं के कारण कई बार लोग कुछ करते हैं, कभी जूता सुंघाते हैं, कभी कुछ मुंह में डालते हैं। सो इसमें मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके आसपास किसी को मिर्गी का बड़ा दौरा पड़ रहा है तो ये काम नहीं करने हैं। ना मुंह में कुछ डालना, मुंह में डालेंगे तो क्योंकि दंदल जिसको बोलते हैं पंजाबी में, वो टाइट होते हैं दांत, तो दांत टूट सकते हैं। चम्मच वगैरह या पानी भी पिलाएंगे तो फेफड़ों में जा सकता है, या जूते सुखाने का कोई फायदा नहीं है। सो जो करना सिर्फ इतना होता है कि उसको, मरीज को कोई नुकीली चीज पड़ी है तो परे कर दें, बहुत टाइट कपड़े पहने तो उसको ढीला कर दें, अगर आराम से हो सकता है सॉफ्टली तो थोड़ा साइड को कर दें कि मुंह की जो झाग है वो साइड को निकल जाए। थैंकफुली मोस्ट ऑफ द दौरे जो होते हैं वो 1-2 मिनट के बीच रुक जाते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। पर अगर लंबा चले तो ऑफ कोर्स फिर या हॉस्पिटल ले जाना है या डॉक्टर को दिखाना। डॉक्टर साहब, हम यूं ही अपनी चर्चा जारी रखेंगे। एक श्रोता हमारे से बात करना चाहते हैं, आइए उनका सवाल शामिल किया जाए। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार धीर है। हाँ जी सुनील जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जीरकपुर से बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी सुनील जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर, ये जो एपिलेप्सी है, ये कितने दिनों में डिटेक्ट हो जाती है? हो भी जाती है या नहीं हो पाती है? क्योंकि अर्ली स्टेज में मेरे ख्याल है कि डिटेक्ट नहीं हो पाती है। थैंक यू, आपने जो सवाल पूछा, तो ऐसे है कि एपिलेप्सी डिटेक्ट होने में, जैसे अगर मैं अभी कुछ बता भी रहा था कि उसमें जो टेल साइंस होते हैं, जैसे बड़ा दौरा, झटका पड़ा है और कुछ और चीजें, जब डॉक्टर के पास आते हैं ये स्टोरी लेके, तो उसके बाद हमें कुछ टेस्ट जैसे MRI या EEG करके ज्यादातर लोगों में कंफर्म हो जाता है। सो इसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं है, टाइम उस पर भी डिपेंड करता है कितनी जल्दी मरीज आता है, कितनी जल्दी टेस्ट हो जाते हैं, और या किसी ने देखा दौरा कि नहीं देखा, किसी ने देखा नहीं तो कई बार टाइम लग जाता है डिटेक्ट होने में उसको।
जरूरी नहीं होता कि हर मिर्गी के मरीज में एमआरआई या ईईजी में एबनॉर्मेलिटी आए। आ गया तो डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है। अगर नहीं आया, क्योंकि काफ़ी मरीजों में जिनको हल्की एपिलेप्सी होती है या दूसरे टाइप की एपिलेप्सी होती है मिर्गी, उसमें टेस्ट एबनॉर्मल नहीं होते। और ये सबको जानना चाहिए कि अगर एक बार एमआरआई और ईईजी नॉर्मल आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि एपिलेप्सी नहीं हो सकती। तो काफ़ी परसेंटेज ऑफ मरीजों में पहले टेस्ट नॉर्मली आते हैं, हमें कई बार रिपीट करने पड़ते हैं, एपिलेप्सी प्रोटोकॉल का एमआरआई करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। सुनील जी, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। हम बात कर रहे थे कि मरीज़ को फर्स्ट एड क्या देनी है, और आपने कहा कि हाँ, मरीज़ को साइड पे कर दिया जाए ताकि उसके मुंह से जो भी निकलता है वो बाहर निकले और उसके अंदर ना जाए गले में। इसके अलावा और क्या क्या करना चाहिए? और सिर्फ वेट करना। जैसे मैंने बोला कि अगर रूटीन जो दौरे होते हैं आधे मिनट या 1-1.5 मिनट का होता है, अपने आप रुक जाते हैं थैंकफुली ज़्यादातर दौरे जो होते हैं। ये सब जब आपने कर लिया या हटा दिया, कंफर्ट कर लिया, और जो नहीं करना वो नहीं किया, तो उसकी वेट करनी है दौरा रुकने की। और जब दौरा रुक जाए, देखना है कितनी देर मरीज को होश आ गई, नहीं आई तो फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। और अगर आ गई है, सब ठीक है, तो फिर उसके बाद जैसे भी है डॉक्टर को जाके बताना है। लेकिन अगर दौरा अपने आप नहीं रुकता है, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। कई बार दबादब दौरा के बाद दौरा, दौरे के बाद दौरा पड़ता है, या लंबा दौरा पड़ता है कोई। अगर 2 मिनट से ऊपर दौरा चलता है, हमें सतर्क हो जाना चाहिए। और खासकर अगर 5 मिनट तक दौरा नहीं रुकता, तो उसका रुकने की चांस कम हो जाता है। उसमें फिर वो आईवी इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर के थ्रू या मिलके उनको लगाने पड़ते। तो डॉक्टर साहब, ऐसी स्थिति में क्या हम एक जनरल इमरजेंसी में पेशेंट को ले जाना चाहिए कि किसी स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ऐसे इमरजेंसी में तो ले जाना ही है। जिसके पास इमरजेंसी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, चाहे वो बड़ा अस्पताल है, छोटा अस्पताल है, या नर्सिंग होम है, जिसके पास इमरजेंसी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बेटर वही है, क्योंकि उसमें आईवी ड्रिप भी लगाना पड़ता है, आईवी चेक भी, काफ़ी टेस्ट भी होते हैं। कई बार ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो हमें मशीनों की भी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन चेक करना। बेटर है अगर दौरा नहीं रुक रहा और हम इमरजेंसी में जा रहे हैं, तो जिसके पास इमरजेंसी फैसिलिटी है वहीं जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी हम जिस श्रोता से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एमआरआई भी नॉर्मल है, ईईजी भी नॉर्मल है। जब ये दोनों टेस्ट नॉर्मल हैं, उसके बाद आप उसे एपिलेप्टिक कैसे किसी पेशेंट को डिक्लेयर करते हैं जब दोनों टेस्ट नॉर्मल हो? कई बार मुश्किल तो होता है। मुझे 20 साल से ज़्यादा हो गए एपिलेप्सी स्पेशलिटी करने में, जब से अपने ये प्रोग्राम चलाया हुआ है, तो कई बार बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन विद एक्सपीरियंस, इसीलिए मैं कह रहा था कि उसके पास जाना चाहिए जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो इस चीज़ का। क्योंकि एपिलेप्सी के मिमिक्स जिसको हम बोलते हैं ना, जो एपिलेप्सी की तरह लगते हैं मिर्गी की तरह लेकिन होते नहीं, वो भी बहुत चीज़ें होती हैं। हार्ट बीट कम होने से ब्रेन को कम पहुंचा ब्लड, तो उसमें बेहोश हो सकता है। कई बार झटके भी लग सकते हैं। कई बार मन में तनाव बढ़ जाता है, उससे भी लोग बेहोश दिखते हैं, वो भी होते हैं। तो काफ़ी कारण होते हैं जो मिर्गी को मिमिक कर सकते हैं। इसलिए बेटर है हमें फिर ऑब्वियसली हिस्ट्री स्टोरी लेके सारा कुछ इकट्ठा करके, तो काफ़ी हद तक बन जाता है कि किस टाइप के झटके लगे, कहाँ झटके लगे, क्या क्या था, उससे हम डायग्नोसिस बनाते हैं और फिर ज़रूरत पड़े तो टेस्ट रिपीट भी कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, एपिलेप्सी या मिर्गी होने के कारण क्या होते, क्यों हो जाती है? मेन जो फाइनल कॉमन पाथवे जिसको बोलते हैं, जो होता है ब्रेन में, जो ब्रेन के सेल्स हैं वो एबनॉर्मल फायरिंग करते हैं। ब्रेन के सेल्स को नॉर्मल फायरिंग करनी पड़ती है, एक्साइट होना पड़ता है इन्फॉर्मेशन रिले करने के लिए। लेकिन क्योंकि कुछ सर्किट गड़बड़ है या कोई दिमाग में चोट है, जो भी है, उसके कारण सर्किट एबनॉर्मल हो जाते हैं। सारे सेल, काफ़ी सारे सेल इकट्ठे नेटवर्क बना के फायर करते हैं और उससे दौरा पड़ता है। लेकिन क्यों होता है उसके कारण अलग अलग हैं। कई होते हैं, कई बचपन से ही कईयों को होती है एपिलेप्सी के, जैसे नेटवर्किंग में गड़बड़ हो गया, या किसी को चोट लग गई, ब्रेन का इन्फेक्शन, जैसे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस आपने शायद सुना हो, टेपवर्म के जो होते हैं सिस्ट, वो ब्रेन में चले जाते हैं। बड़ा कॉमन है हमारे इस पार्ट ऑफ कंट्री में। और कोई और इन्फेक्शन या कोई जैसे ब्लड के पैरामीटर, सोडियम कुछ ऊपर नीचे होना, काफ़ी कारण है जिससे मिर्गी हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कुछ केसेस में बचपन से ही मिर्गी होती है, तो क्या कोई हेरिडिटरी रीजंस है? हेरिडिटरी रीजन, जैसे मैंने बोला, मिर्गी बहुत प्रकार की होती है। थैंकफुली मेजॉरिटी ऑफ द मिर्गी जो होती है वो हेरिडिटरी नहीं होती। बहुत कम, बहुत स्मॉल परसेंटेज होता है जिसमें फैमिली कनेक्शन हो सकता है। तो जब आप एक बार डायग्नोज कर लेते हैं, एक आपके पास पेशेंट आया, आपने उसकी पूरी हिस्ट्री ली, सारे टेस्ट लिए, उसके बाद आपको लगा कि ये दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी, तो फिर आप जब उसकी दवाई शुरू करते हैं
तो उसका क्या प्रोग्नोसिस रहता है? कितनी देर में मरीज ठीक हो जाता है? क्या वो दवाई छूट जाती है? क्या उसे जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है? ये बहुत ही अगेन इम्पॉर्टेंट सवाल है, और इसमें ये आपने बहुत अच्छा पूछ लिया, क्योंकि इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हर एक का इलाज एक जैसा नहीं होता। हमारे पास बहुत मरीज आते हैं जिन्होंने सुना 2 साल की दवाई लेनी है, 3 साल अपने बंद करके आ जाते हैं और उनको दौरे पड़ते हैं। सो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि एपिलेप्सी की दवाई यूजुअल कोर्स अराउंड 2-3 ईयर्स होता है, लेकिन एपिलेप्सी बहुत तरह की होती है। कई एपिलेप्सी में जैसे मिर्गी का दौरा पड़ा सिस्टिसरकोसिस से और कुछ भी नहीं निकला उसमें, तो कई बार 2 साल से कम भी हो जाता है। और कुछ थोड़ी तरह की एपिलेप्सी होती हैं जिनमें या दौरे कंट्रोल नहीं होते या दवाई बंद करने पे दौरा होने का चांस बढ़ जाता है, उनको हमें कई साल भी देना पड़ता है, 10-20 साल भी, पर वो परसेंटेज इतनी ज़्यादा नहीं है। सो बेस्ट ये है कि हम अपने डॉक्टर से एग्जैक्टली पूछें कब बंद करनी है। अपने आप बंद करने की जो है ये हम उसको ना करें तो अच्छा है। हाँ, आपने ये जिक्र किया कि अपने आप बंद ना किया जाए। हम आम लोगों में एक, हम कह सकते हैं कि एक आदत है, या जैसे हमने सीखा है बचपन से कि हमें लगता है कि हाँ अब हम ठीक हैं तो दवाई को बंद कर दिया जाए, क्या साइड इफेक्ट्स हैं। अगर बिना डॉक्टर से पूछे हम दवाई बंद कर देते हैं तो उसका क्या नुकसान हो सकता है? इसका जवाब देने से पहले मैं जो सब ये श्रोता सुन रहे हैं उनको कहना चाहूँ कि हमें अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की कि बहुत मुश्किल है दवाई लेनी लंबी सालों साल। जैसे आपने बोला आम लोग एंटीबायोटिक 5 दिन लेने के लिए 3 दिन के बाद बंद कर देते हैं, तो आसान नहीं है। खासकर मिर्गी में हम सहमत हैं कि मिर्गी में कई बार 2 बार दौरा होता है और उसके कारण सालों साल दवाई लेनी पड़ती है। इसमें ये नहीं कोई दर्द है या कुछ सूज गया है, दिखता कुछ नहीं है और मरीज को लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं और दौरा की इतनी लंबी दवाई क्यों लूं। सो ये चीज़ें हम समझते हैं, लेकिन क्या करें, अगर दवाई टाइम से पहले बंद करेंगे दौरा दोबारा हो जाएगा, फिर कोर्स लंबा होता जाता है उससे लंबा। सो अगर बंद करेंगे तो उससे दौरा पड़ सकता है। सबसे अहम बात तो ये कि दोबारा दौरा पड़ेगा, फिर उसके आगे से शुरू हो जाएगा है ना काउंटिंग के इतने साल और दवाई चलेगी। फिर अगर दौरा गलत टाइम पे पड़ेगा तो चोट भी लग सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और रेयरली अगर बहुत जल्दी बंद कर देंगे तो दौरे की जो प्रॉब्लम थोड़ी सी जिसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड भी, कई तरह की मिर्गी होती है जो अनकंट्रोल्ड भी होती है। सो उसमें फिर वो ज़्यादा तंग करेगी, बार बार दौरे पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, जब आप किसी मरीज को दवाई शुरू करते हैं तो उसको आप मॉनिटर कैसे करते हैं? मरीज को कितनी कितनी देर बाद आप उसको बुलाते हैं, क्या क्या देखते हैं, कैसे उसकी दवाई एडजस्ट करते हैं? यूजुअली एक बार जब दौरा शुरू हो गया, डिपेंड करता है कंट्रोल पे। अगर मरीज फुल्ली कंट्रोल्ड है तो पर्सन टू पर्सन, डॉक्टर टू डॉक्टर भी डिपेंड करता है। जो हम फॉलो करते हैं नॉर्मली एवरेज, अगर कंट्रोल्ड है 3 महीने या 6 महीने में एक बार देखना चाहते हैं, क्योंकि कई बार साइड इफेक्ट होते हैं, मरीज को पता नहीं होता। जब तक हम एक्चुअली नहीं पूछेंगे कि उनको कि आपको दवाई से कोई सुस्ती तो नहीं आ रही, पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो ये सारी चीज़ें हमें मिल के पता लगती हैं। सो इवन इन कंट्रोल्ड पेशेंट्स 3 to 6 months बाद हम एक बार बुलाना चाहते हैं। जिनको नहीं कंट्रोल है उनको तो फिर थोड़ा जल्दी आना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपने शब्द यूज किया कंट्रोल्ड। आप किस मरीज को कंट्रोल्ड कहते हैं? कब कहते हैं कि डिजीज कंट्रोल्ड है? जब दौरे पड़ने बंद हो जाएं। नॉन टेक्निकल जवाब तो ये है जब दौरे कंट्रोल्ड हैं और उनको साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, उसको हम फिर कंट्रोल मान लेते हैं। और जब इंटरमिटेंटली दौरा पड़ता रहे तो फिर उसको हम अनकंट्रोल्ड मानते हैं। उसमें एक टेक्निकल डेफिनेशन है कि डायग्नोसिस ठीक होना चाहिए, दवाई ठीक चुनी होनी चाहिए देने के लिए, और मरीज पूरी डोज ले रहा हो, बीच बीच छोड़ छोड़ के नहीं। अगर ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी दौरे पड़ते जाएं तो उसको हम फिर अनकंट्रोल्ड एपिलेप्सी मानते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं दवाई के, वो किस किस तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं, और जो मरीज दवाई ले रहा है उन साइड इफेक्ट्स को कैसे इग्नोर करना है उसे? सो साइड इफेक्ट के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो जो कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि ब्रेन पे असर करना है, दौरा रोकना है, तो सो ब्रेन की सुस्ती आ सकती है, थोड़ी नींद ज़्यादा आ सकती है, सेडेशन जिसको बोलते हैं, या फिर जैसे पढ़ाई में या काम में फोकस करने में मुश्किल आ सकती है अगर साइड इफेक्ट हो रहे हो। हर एक को नहीं होते, हर डोज पे नहीं होते, पर हो सकते हैं जब डोज हाई चला जाए या कोई मरीज ज़्यादा सेंसिटिव है साइड इफेक्ट को, तो उनको साइड इफेक्ट होते हैं। कॉमनेस्ट तो ये है, रेयर तो बहुत सारे होते हैं, बट कॉमन जो अगर मैं शॉर्ट टाइम बताना चाहूँ तो सुस्ती है। सो अगर आपको ज़्यादा सुस्ती आ रही है या साइड इफेक्ट आ रहे हैं या कई बार इम्बैलेंस या चलने फिरने में दिक्कत, ये 2 कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। तो अगर ये हैं तो अपने डॉक्टर से मिलकर डोज की सेटिंग या जो भी है कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, बच्चों में ज़्यादा होता है एपिलेप्सी की किसी एज में भी शुरू हो सकता है?
ये किसी भी एज में हो सकता है, कारण अलग अलग होते हैं। सो बच्चों में एक पीक होती है और एक पीक फिर थोड़ी लेट एज में जाके आती है, जबकि जैसे दिमाग की कोई नाड़ी रुक रही है, स्ट्रोक हो रहा है या ट्यूमर होते हैं, उसकी इंसिडेंस बढ़ जाती है ओल्ड एज में। तो वहाँ पे एक बार पीक होता है और एक यंग एज में पीक होता है, लेकिन किसी भी उम्र में हो सकती है। डॉक्टर साहब, हम यूं ही अपनी बातचीत जारी रखेंगे। एक और श्रोता हमारे से बात करना चाहते हैं, आइए उनकी भी शंका दूर की जाए। हेलो। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं जेके शर्मा पंचकूला से बोल रहा हूँ। हाँ जी शर्मा साहब, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पूछिए। आज हम बात कर रहे हैं एपिलेप्सी की। हाँ, एपिलेप्सी के बारे में मैं आपसे पता करना चाहता था। मेरा बेटा है, मैं भी हेल्थ डिपार्टमेंट से सीनियर रिसर्च ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। तो मेरा बेटा ना ही इज 45 नाउ। तो 13 साल की उम्र में उसको ये एपिलेप्सी स्टार्ट हो गई थी। तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट पीजीआई में करवाते रहे। तो उसका पूरा ट्रीटमेंट चलता रहा फॉर सो मेनी इयर्स। उनको कोई ऐसा कोई दौरा नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ। पर उनकी ट्रीटमेंट जो है ना चल रहा है। हाँ पहले वो मैजिट्रोल ले रहा है 200। अच्छा जी। पहले ले रहा था। तो मेरे फ्रेंड है, ही वाज सिविल सर्जन रिटायर। तो उन्होंने कहा ये वेट के हिसाब से होनी चाहिए, थोड़ी आप इसकी डोज बढ़ा दो, इसका वेट बढ़ रहा है। तो वेट उसकी जो डोज है ना वो 1.5 गोली कर दी थी। अच्छा जी, हाँ, आपका सवाल क्या है? तो सवाल ये है भी वो जो गोली है दैट विल कंटिन्यू, उसके लिए कोई और प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? और इसका कोई ऐसा कोई वो तो नहीं, खतरनाक चीज तो नहीं है? ओके, 2-3 सवाल हैं इसमें। देखो, जैसे मैंने बोला, आपके पर्टिकुलर केस में या बेटे के बारे में एक तो डिटेल नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उनके बहुत सारी हिस्ट्री चाहिए हमें, पर आपके जो जनरल सवाल हैं उसका मैं कोशिश करूंगा बताने की। सो एक तो जैसे मैंने बोला कि ये कुछ तरह की मिर्गी होती हैं कि जिनमें लंबी दवाई चल रही है, जिनकी कंट्रोल ना हो या कंट्रोल हो भी जाए, या डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि इस टाइप का मिर्गी है जिसमें अगर दवाई बंद करेंगे तो 70-80% चांस है दोबारा दौरा होने का। उनमें कई बार फिर हम अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम चलने देते हैं लंबा, तो पर उसका डायग्नोसिस करेक्ट होना चाहिए। नंबर 2, साइड इफेक्ट का ध्यान रखना है कि उसमें कोई उसको जैसे कोई चलने की दिक्कत या बैलेंस में या सुस्ती या और भी कोई है, कई बार स्किन पे भी रैश हो जाती है। सो पूरी लिस्ट तो नहीं बता पाऊंगा, पर आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो। कीप अ वॉच ऑन द साइड इफेक्ट, कि अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो आप टाइम से जाके अपने डॉक्टर को बता सकें। कब तक चलेगी ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, उसमें काफी सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं। पहले कितनी थी, कितनी स्ट्रांग एपिलेप्सी थी, तो वो जो आपके डॉक्टर हैं जो फॉलो कर रहे हैं या स्पेशलिस्ट हैं वो आपको बता सकते हैं। शर्मा जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। प्लीज। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता हमारे साथ लाइन पे हैं, आइए उनसे भी बात की जाए। हेलो। हेलो। हाँ जी, कार्यक्रम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। मैं योगेश ठाकुर बोल रहा हूँ मंडी से। हाँ जी योगेश जी, स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए। सर, तो ये चक्कर आने की प्रॉब्लम है। जैसे कभी मैं लंबे देर तक बैठा होता हूँ और खड़ा उठता हूँ तो आंखें को आ जाता है, और कभी गिरने की नौबत भी आ जाती है। उस पल के लिए सोचने की क्षमता भी रुक जाती है। सर ये क्या है, क्या इसका मिर्गी से कोई संबंध है? देखो, ऐसे है, मैं आपको यहाँ पे डायग्नोसिस तो नहीं बनाना चाहूँगा अगर मेरे को आइडिया थोड़ा सा लग रहा हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकता हूँ। क्योंकि जैसे मिर्गी के जो कॉमन जो होते हैं ना, जो मिर्गी की तरह दिखते हैं बेहोशी वाले, तो उसके लिए आपको टेस्टिंग जरूरी है। जो खास आप जैसे बोल रहे हैं उठ के खड़े होते हैं उसमें चक्कर आता है, सो उसमें अच्छा जाता है। हाँ, सो हो सकता है ये मिर्गी ना हो सकता है ऐसा हो जिससे आप जब खड़े होते हैं आपका ब्लड की सर्कुलेशन ब्रेन में कम हो जाती है। सो उसके कई कारण होते हैं, उसमें हार्ट बीट भी चेक करनी पड़ती है और जनरली देखना पड़ता है कोई ओवर रिएक्टिव ब्लड वेसल है कि जैसे ही खड़ा होते हैं आंखों के आगे अंधेरा आते हैं, जिसको हम मूर्छित होना या सिनकोपी कह सकते हैं। आपके केस में वो भी हो सकता है। सो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर को मिलकर पूरी हिस्ट्री जैसे आप मुझे यहाँ बता रहे हैं पूरी बताइए, टेस्ट कराइए। सो ये हो सकता है कुछ और हो, मिर्गी ना हो, तो ये सारा देख के पता लगेगा। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपको यही सलाह देंगे कि आप किसी डॉक्टर से मिलें और उसको पूरी इसकी डिटेल्ड जानकारी दें ताकि डॉक्टर बता सके कि क्या क्या हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू जी।
डॉक्टर साहब, हम अपनी बातचीत जारी रखते हैं। हम बात कर रहे थे बच्चों की। बच्चों में जब आपने कहा कि जब हमने कंपैरिजन किया बच्चों और बड़ों का, तो आपने कहा बच्चों में भी सडनली शुरू हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा और बताइए कि क्यों शुरू होता है बच्चों में, किस एज में ज़्यादा शुरू होने के चांसेस हैं, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, थोड़ा उसकी जानकारी दीजिए। देखो, बच्चों में ऐसे दोसांझ के बड़े डिफरेंट टाइप के दौरे होते हैं और हर एक की अपनी अपनी एज होती है एपिलेप्सी की। जैसे कुछ हैं जो पहले 1-2 साल में आते हैं, उनका डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट से कई बार रिलेशन होता है। उसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ब्रेन पूरा डेवलप होगा कि नहीं, अच्छी तरह एपिलेप्सी को कंट्रोल करें, क्योंकि उस टाइम तो ब्रेन बन रहा होता है ना, नेटवर्किंग सारा है। उसके बाद जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसमें फिर इन्फेक्शंस या जैसे नेटवर्क जो मैंने बताया था, कोई बन ही गया नेटवर्क, उसमें एबनॉर्मल नेटवर्क बना है, तो उसको उस टाइप के दौरे आ सकते हैं। या जो ये सिस्ट वगैरह, ये तो सब एज में ही होती हैं, किसी भी एज में हो सकती हैं। ये जो है बच्चों में इन्फेक्शंस, मेटाबॉलिक जिसको हम बोलें कि ऊपर नीचे शुगर, ऊपर नीचे, ये भी हो सकता है। कई जो कारण है कॉमन है ऑल थ्रू द एज है। बच्चों में जो ज़्यादातर इन्फेक्शन और जो ब्रेन की बनावट में इशू या नेटवर्किंग इश्यूज है, ये ज़्यादा बचपन में आते हैं। लेटर लाइफ में जो इसको हम सेकेंडरी कॉजेज बोलते हैं, जैसे कि कोई नाड़ी रुक गई, ब्रेन में इंजरी हो गई, कोई ट्यूमर आ गया, कोई चोट लग गई, कुछ ऐसी चीजें जो हैं सेकेंडरी कॉजेज ज्यादा होती हैं हायर एज में। डॉक्टर साहब, क्या अगर कोई बच्चा एपिलेप्टिक हो तो क्या उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी स्टडीज, उसमें भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है? हो सकता है, पर थैंकफुली बहुत थोड़ी एपिलेप्सीज होती हैं जिसमें कि सिग्निफिकेंट फर्क पड़ता है। जो मैंने बताया, जिसमें ब्रेन डेवलपमेंट में इशू आ जाए, उसमें पड़ सकता है। काफ़ी एपिलेप्सीज ऐसे होते हैं जिसमें कि मोस्टली उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। आपने सुना होगा बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं, कई जगह पे पहुंचे हैं जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल थैंकफुली जो हैं अपनी नियर नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। उसमें कई बार ये भी ध्यान रखना पड़ता है बच्चों में, मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कई बार जैसे डोज ज़्यादा ले रहे हैं या उससे साइड इफेक्ट आ रहे हैं, उससे भी उनकी स्टडी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दौरा कंट्रोल का और साइड इफेक्ट का बच्चों में खासकर बैलेंस बना के रखें। तो बहुत ज़रूरी है माँ बाप को कि अगर उनके बच्चों को एपिलेप्सी हो तो उसको मॉनिटर करें और डॉक्टर को साथ साथ मिलते रहें। और जैसे आपने कहा बहुत इंटेलिजेंट पीपल भी होते हैं। मुझे तभी ध्यान आया कि हाँ, हिस्ट्री में कहते हैं कि सिकंदर, अलेक्जेंडर भी एपिलेप्टिक था। काफ़ी लोग हुए हैं, अभी भी हैं, बड़े प्लेयर्स हैं बड़े बड़े जिनको के मिर्गी की तकलीफ है, लेकिन दे आर रोल मॉडल्स टू देयर जनरेशन। तो एग्जैक्टली पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, अगर बच्चा उनका दवाई ले रहा है तो वो इंटेलिजेंट नहीं होगा या कुछ ऐसे काम नहीं कर सकेगा। सब कुछ चलेगा, ये साथ साथ जिंदगी के चलता है। बिल्कुल सही। ज्यादातर लोग दवाई को बहुत अच्छा टॉलरेट करते हैं एंड दे डू वेल। डॉक्टर साहब, अगर कोई एपिलेप्टिक है तो उसको क्या प्रिकॉशंस, क्या एहतियात बरतने चाहिए? हाँ, तो ये जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर लोग नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मोटा अगर बताया जाए तो ये है कि रिस्की, जो ओवर रिस्की एक्टिविटी है उसको हम थोड़ा डिस्करेज करते हैं या अवॉइड करते हैं। तो उसमें जैसे कि कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गई या स्विमिंग हो गई। अगर एक्टिव एपिलेप्सी चलती है तो उसमें ड्राइविंग भी हो गई। ये चीज़ें कई बार हम अवॉइड करने को बोलते हैं, जिनको के क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ बैठे किसी को दौरा पड़े तो गिर जाएगा या चोट लग सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है। ज़्यादातर मोस्टली ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, लेकिन अगर आप ऐसे किसी पानी में हैं या किसी पहाड़ के कोने पे खड़े हैं या एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो उसमें नुकसान होने का चांस ज्यादा रहता है। ये चीजों का हम थोड़ा मना करते हैं। और दूसरा प्रिकॉशन है नींद पूरी। नींद कम होने से जिसको मिर्गी है उसको दौरा पड़ने का चांस बढ़ सकता है। और अल्कोहल से भी रिलेशन होता है इसका। एक्स्ट्रा अल्कोहल से भी दौरा पड़ने का रिस्क बढ़ सकता है। एंड कुछ टाइप की बच्चों में एपिलेप्सीज होती हैं ज्यादातर, जिसमें कि डिस्को लाइट, स्ट्रोब लाइट जो आंखों में पड़ने से भी दौरा पड़ने का चांस होता है। कारण तो कई होते हैं, पर 2-3 चीजें ये मेन होती हैं जिसको हम थोड़ा केयरफुल बताते हैं। तो इसका मतलब दवाई के साथ साथ ये सब ध्यान भी रखना है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या मिर्गी के कारण, एपिलेप्सी के कारण किसी की मौत पे या प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है?
हाँ, अगेन बहुत अनकॉमन है, लेकिन अनुरूचा तो बताना फर्ज है। वो भी बताऊंगा क्यों बता रहे हैं हम। कई बार रूटीन में इसको डिस्कशन कम होती है क्योंकि ये काफ़ी अनकॉमन है। एक एंटिटी होती है जिसको सूडेप बोलते हैं हम, या सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी पेशेंट्स। पर ये एंटिटी है, हालांकि बहुत अनकॉमन है, लेकिन जिनमें अनकंट्रोल दौरे रहते हैं उनमें थोड़ा सा इसका कारण एग्जैक्ट नहीं है कि कुछ हार्ट बीट आगे पीछे होती है, क्या होता है, अभी उस पर रिसर्च चल रहा है। बट बहुत छोटी परसेंटेज में ये रिस्क हमेशा रहता है। ये बताना ज़रूरी इसलिए है कि अगर आपकी दवाई से कंट्रोल हो रही है या नहीं भी हो रही तो दवाई लेना ज़रूरी है। जितने दौरे ज़्यादा पड़ेंगे, अनकंट्रोल रहेंगे, उसमें इसका थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। जो वेल कंट्रोल्ड एपिलेप्सी होती है उसमें इसमें एक्सट्रीमली रेयर है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि रिसर्च चल रही है और आप तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं, और हमारे श्रोता और हम सब अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि एक ऐसे डॉक्टर हमारे पास आए हैं जिनकी बैकग्राउंड रिसर्च है, रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ नया हो रहा है। तो आने वाले समय में एक जो एपिलेप्टिक्स हैं या जिनको एपिलेप्सी होने के डर है, वो क्या भविष्य देखते हैं कि आने वाले समय में क्या रिसर्च होने जा रही है जहां से हमें कुछ ऐसा इलाज मिलेगा कि हम इससे क्योर हो जाएंगे? दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो रियल अभी ऑलरेडी अवेलेबल है जिसका काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, जो मेरा ट्रेनिंग मेन रहा है इस मामले में, कि एक तरह का जासूसी काम है। उसमें क्या है कि हम पता करना चाहते हैं कि दौरे कहाँ से हो रहे हैं। ये मेनली उनके लिए जिनकी अनकंट्रोल्ड एपिलेप्सी है, उनके लिए उसको एपिलेप्सी सर्जरी बोलते हैं। पहले ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब जब ये है कि अगर हमें कुछ सिलेक्टेड लोगों में अगर हमें एग्जैक्ट पता लग जाए किस एरिया से एपिलेप्सी आ रही है, जो कि मेरा मेन काम है उसमें, फिर न्यूरोसर्जन्स जाके उसको निकाल सकते हैं। और जिनकी कभी कंट्रोल नहीं होती उसमें काफ़ी कंट्रोल होने का चांस रहता है। और ये इलाज कुछ बड़े अस्पतालों में होता है, पीजीआई में भी है एपिलेप्सी सर्जरी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिसके दौरे अनकंट्रोल्ड हैं, अगर मरीज है तो उसको अपने डॉक्टर से रेफरल लेके या कुछ करके, या पीजीआई जहां भी है बड़े हॉस्पिटल में, एक बार वहां दिखाना चाहिए जहां पे स्पेशल प्रोग्राम है एपिलेप्सी का। क्योंकि अगर आप एपिलेप्सी सर्जरी के कैंडिडेट हो तो फिर उससे आपका बहुत फायदा हो सकता है। दूसरा ये है कि हम एपिलेप्सी को जड़ से रोकने की रिसर्च चल रही है, वो अभी फ्यूचर की बात है कि दौरे दबाने के लिए दवाई नहीं दें, एपिलेप्सी हो ही ना, चाहे किसी को इंजरी हुई है, तो उस पर काफ़ी रिसर्च चल रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि आने वाले समय में हम इसका एक क्योर ही से ढूंढ लें ताकि बीमारी खत्म ही हो जाए। जिसको इंजरी हुई अगर उसने रोक लिया, उसको बीमारी हो ही ना, तो फिर एक तरह का क्योर माना जा सकता है। पर ये अभी इसमें चल रहा है काम। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो प्रैक्टिकल संदेश है, काफ़ी कुछ बता दिया, लेकिन आप दवाई को मत रोकिए। दवाई चलने से काफ़ी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक रहती है अगर साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन दवाई बंद करने से दोबारा दौरे पड़ने से प्रॉब्लम हो सकती है। उसको दवाई को अपना दोस्त मानिए, बीमारी को दुश्मन मानिए, दवाई को दुश्मन नहीं मानना है। ये मैं अपने मरीजों को हमेशा कहता हूँ। मेरे पास काफ़ी बच्चे आते हैं, बच्चे काफ़ी स्वीट होते हैं, तो कहते हैं मैं क्यों बेटा बंद करना चाहते हो, बोलते हैं कि मैं बोर हो गया हूँ या बोर हो गई हूँ दवाई खा खा के। तो मैं उनको ये बताता हूँ, मैंने कार्यक्रम के शुरू में बताया कि मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए कहना आसान है, लेकिन इसको अपने दिमाग को थोड़ा ट्विस्ट करो, थोड़ा करो कि जैसे कब से रोटी खा रहे हो, तो बोलते रोटी तो जब से पैदा हुए तब से खा रहे हैं। मैंने कहा बोर हुए नहीं, तो मैंने कहा इसको रोटी समझ के खा लो। आपके मन में है कि दवाई खा रहा हूँ, इसलिए आपको हमेशा वो खलता रहेगा। अगर लंबी खानी है उसको रोटी समझ के दवाई खाते रहिए, तो उसको बंद नहीं करना। दूसरा है कि अपना मनोबल ऊंचा रखना है। जैसे हमने डिस्कस किया, काफी लोग अपनी रूटीन नॉर्मल लाइफ लेते हैं, स्पेशली अगर आप प्रॉपर्ली दवाई ले रहे हो, साइड इफेक्ट नहीं है, कंट्रोल्ड है, तो उसको ज्यादा स्टिग्मा नहीं लगाना। अपने आप को नॉर्मल की तरह समझिए एंड नियर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि दोस्ती बना लीजिए, दुख दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। हम लोग भी जब माइक पे आते हैं तो हमें पहली चीज यही सिखाई जाती है कि माइक को माइक ना सोचो, इसे अपना दोस्त सोचो, इससे बातचीत करो। और इसी तरह अगर आप दवाई को अपना दोस्त मान लेंगे, उसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मान लेंगे, तो शायद वो जो आपको कष्ट होता है वो नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने एपिलेप्सी के बारे में, मिर्गी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, इसी के साथ ही अपने साथी संजीव दोसांझ को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे सहयोगी प्रेम सिंह ने। नमस्कार। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।